हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एथिल एल्कोहल के बारे में कि एथिल एल्कोहल क्या होता है, यानी कि एथेनॉल क्या होता है। इसे नॉर्मल आप एल्कोहल भी बोलते हैं, यानी कि शराब। ठीक, क्या होता है ये और ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो आप फ्लो शीट देख रहे हैं ये एथिल एल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एथिल एल्कोहल का फार्मूला देखिए क्या होता है। एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH, ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या होता है, इथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल, इसको नॉर्मल एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एथेनॉल का फार्मूला होता है। तो अब इसका अगर पहले फ्लोशीट समझाने से पहले आपको इसके यूजेस बता देते हैं। तो आप लोग एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल का यूज आप जानते ही होंगे कि इसका अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक बियर, वाइन, बिस्की, रम, इन सब चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। और सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट, एथेनॉल एज ए सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक, केमिकल इंडस्ट्रियों में एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। और इसका यूज जो होता है एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। मतलब एथेनॉल का जो यूज होता है वो एज ए फ्यूल के रूप में किया जाता है। ठीक, और भी जगहों पे इसका यूज होता है, अलग अलग जगहों पे। तो अब देखते हैं इस कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, यहाँ पे मोलेसेस लिए हैं। ये मोलेसेस क्या होता है, ये मोलेसेस जब शुगर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब गन्ने से या चुकंदर से शुगर बनता है, यानी कि जो चीनी बनता है, उसमें क्या है, मोलेसेस एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसको यूज करते हैं। मोलेसेस यानी कि अगर इसका हिंदी नाम बताएं तो सीरा होता है। ये सीरा इसका नाम होता है, सीरा। ठीक है, इसको मोलेसेस की जगह पे और भी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है। जैसे जहाँ पे बिस्की वगैरह बनते हैं वहाँ पे यहाँ पे अंगूर का यूज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मोलेसेस यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है एथेनॉल एल्कोहल के लिए यूज किया जाए, यानी कि रम वगैरह के लिए, जैसे बियर वगैरह के लिए। ये केमिकल इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिए, मोलेसेस लिए हैं, जो कि हमें गन्ने के से जब शुगर बनता है तो उससे निकलता है ये मोलेसेस। ठीक, यानी कि सीरा। अब इसको देखिए क्या करते हैं, इस सीरे से सबसे पहले हम लोग ईस्ट बनाते हैं और उसके बाद इसको हम फर्मेंटेशन का। अभी देखिए इसमें दो प्रोसेस हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे सब देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मोलेसेस को क्या करते हैं, देखिए मोलेसेस स्टोरेज है, इसमें मोलेसेस स्टोर रहता है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मोलेसेस स्टरलाइजर में ले जाते हैं। ये मोलेसेस स्टरलाइजर बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जो कि इस मोलेसेस के टेम्परेचर को डाउन करता है। ठीक है, मोलेसेस के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ठीक, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक करता है। ठीक, तो इसके मोलेसेस के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। उसके बाद ये इस स्टरलाइजर से हम इसको ईस्ट कल्चर टैंक में डाल देते हैं। यहाँ ईस्ट कल्चर टैंक में क्या होता है, ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ईस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें जब मोलेसेस जाता है और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। न्यूट्रिएंट्स में देखिए जैसे अमोनियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, जब ये ईस्ट में इसको डाला जाता है अमोनियम सल्फेट को, तो ये क्या करता है, ईस्ट में वृद्धि, मतलब ईस्ट की जो मात्रा में होती है उसमें वृद्धि करने में सहायता करता है। और जो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये भी ईस्ट की वृद्धि के साथ साथ इसमें जो अनवांटेड वो होते हैं जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया जो होती हैं उनको नष्ट करता है। ठीक है, जो अदर बैक्टीरियाज होती हैं उनको नष्ट कर देता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रकार से रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो इस CO2 गैस को अलग कर लेते हैं इसे स्क्रबर के थ्रू। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देखिए कूलिंग वाटर देते हैं, ये H2O। यहाँ पे एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर रहता है जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, ये कॉइल लगी रहती है। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ईस्ट फॉर्म हो जाता है। ईस्ट को क्या करते हैं, इस स्टोरेज टैंक में ईस्ट को स्टोर कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ईस्ट क्या होता है। ईस्ट क्या होता है, एक एंजाइम कैटालिस्ट होता है, जिसमें ये एक प्रकार का फफूद होता है, फफूद। ठीक, मतलब फंगस होता है। ठीक, कवक होता है एक प्रकार का, जिसमें क्या होता है, एंजाइम कैटालिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसमें जैसे इन्वर्टेज होता है, जाइमेस होता है। तो इसमें जो इन्वर्टेज होता है उसका काम क्या होता है कि जब शुगर को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, तो इन्वर्टेज क्या करता है, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और उस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को हम जब जाइमेस की उपस्थिति में फर्मेंटेशन कराते हैं तो हमें एथेनॉल वहाँ पे बनता है, एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो अब देखिए इसको अब समझिए, उसके बाद अभी रिएक्शन समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ईस्ट बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ईस्ट बन गया। अब इसके बाद इधर देखिए, इस मोलासेस को क्या करते हैं, इस
कंटिन्यूअस डाइल्यूटर मिल जाते हैं। कंटिन्यूअस डाइल्यूटर का काम क्या रहता है कि इस जो मोलासेस है इसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, मतलब लूज करता है, कम करता है। इसमें क्या होती है, शुगर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है लगभग, तो उसके कंसंट्रेशन को 10 से 15% करता है। इसमें क्या करते हैं कि वाटर मिक्स करते हैं। इसमें देखिए बेसिकली एक वेसल होता है जिसमें ब्लेंडर लगा होता है, ये ब्लेंडर लगे हुए हैं और इसमें वाटर मिक्स किया जाता है। ब्लेंडर क्या करता है, मिक्सिंग का काम करता है, मतलब यहाँ पे मिक्सिंग होती है इस मोलासेस में वाटर की, तो इस मोलासेस में जो शुगर के परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है, 10 से 15% यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें डाइल्यूट क्या मिलता है, डाइल्यूट मोलासेस मिल जाता है, ठीक, डाइल्यूट मोलासेस मिलता है। इस डाइल्यूट मोलासेस को इस फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं। ये फर्मेंटेशन टैंक क्या होता है, एक प्रकार का टैंक ही होता है जिसमें इस डाइल्यूट मोलासेस को डालते हैं और लगभग 5% ईस्ट को डालते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब आप समझते हैं, फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन, मतलब किसी चीज को सड़ाना, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन टैंक में इस 5% ईस्ट और डाइल्यूट क्या करते हैं, डाइल्यूट मोलासेस को डालते हैं और यहाँ पे लगभग इसे 2 से 3 दिन यानी कि लगभग 30 से 70 घंटे तक इसमें रखते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एयर यहाँ पे प्रेजेंस नहीं रहता है, ठीक। नॉन अगर बात करें तो मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं रहता है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक। तो यहाँ पे एयर को बिना एयर के प्रेजेंस में इस मोलासेस और ईस्ट को डालते हैं इस फर्मेंटेशन टैंक में और इसमें भी एक जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, पहले रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन में देखिए क्या होती है, ये जब शुगर का ये फार्मूला है C12H22 एंड O11, शुगर यानी कि चीनी का ये फार्मूला है। इसको वाटर से मिलाते हैं, इसमें वाटर मिक्स करते हैं यानी कि वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मोलासेस लिए, अब मोलासेस यहाँ पे ब्लेंडर में आया, यहाँ पे वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो जब ये मिलता है तो उसके बाद इसको हम फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं। फर्मेंटेशन टैंक में क्या आता है, ईस्ट आता है और आपको बताया कि ईस्ट में क्या होता है, कैटालिटिक एंजाइम होते हैं जिसमें इन्वर्टेज और जाइमेस होता है, ठीक। तो यहाँ पे इन्वर्टेज के प्रेजेंस में इन्वर्टेज क्या करता है, इस शुगर को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12NO6 और फ्रक्टोज का भी यही सेम फार्मूला होता है, ठीक। केमिकल फार्मूला दोनों का सेम ही होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अब इसी टैंक में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है और इसी टैंक में फर्मेंटेशन में एक और रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसमें कोई भी आप ले सकते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। अब इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज की प्रेजेंस में यहाँ पे फर्मेंटेशन हो ही रहा है, लगभग 2 से 3 दिन तक इसमें रख देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होता है जाइमेज की, यहाँ पे जाइमेज भी रहता है क्योंकि डाले ही हैं, तो इसके प्रेजेंस में एथेनॉल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे एथेनॉल बनता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसके भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखिए लगाए हैं, ये कूलिंग देते हैं, यहाँ पे H2O देते हैं। ये H2O क्या करता है, कूलिंग का काम करता है, जिससे इसका जो टेम्परेचर हम 20 से 30 डिग्री मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री मेंटेन रखते हैं और यहाँ पे एथेनॉल बन जाता है। और जो CO2 गैस होती है, यहाँ पे जो CO2 गैस बनती है, इस CO2 गैस को हम स्क्रबर के थ्रू स्क्रब कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेते हैं। स्क्रबर पे एक वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आपको समझना हो कि स्क्रबर क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमें एथेनॉल बन जाता है, मतलब एथिल एल्कोहल यहाँ पे बन जाता है, ठीक। अब देखिए इस एथिल एल्कोहल का क्या करते हैं, अब इस एथिल एल्कोहल में क्या होता है, 8 से 10% जो होता है, इस एथिल एल्कोहल में 8 से 10% एल्कोहल की मात्रा होती है। 8 से 10% एल्कोहल की मात्रा होती है। तो जब 8 से 10% एल्कोहल की मात्रा होती है तो इसको हम नॉर्मली बियर बोलते हैं। जो बियर पीते हैं ना लोग, वो वही बियर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, जिसमें 8 से 10% एल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। तो अब इस बियर को क्या करते हैं, बियर स्टील में ले जाते हैं। बियर स्टील क्या होता है, एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे 3 डिस्टिलेशन कॉलम है, बस इनका नाम अलग अलग रखा गया, लेकिन है तीनों डिस्टिलेशन कॉलम ही, ठीक है। तो इस बियर स्टील में ले जाते हैं। इस बियर स्टील में ले जाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे निकला, यहाँ पे जो सॉल्वेंट निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन जो निकलेगा, उसको हम, ये प्री हीटर है, ये जो H दिख रहा है, ये प्री हीटर एक्सचेंजर का सिंबल है, मतलब इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, यहाँ पे H से डिनोट किए हैं।
ये प्रीहीटर क्या होता है कि अभी देखिए इसको समझाएंगे कैसे ये वर्क करता है। अभी ये इतना समझिए प्रीहीटर से गुजारते हैं जहाँ पे इसको हीट मिलता है, कैसे मिलता है वो भी बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी इसे प्रीहीटर से गुजारते हैं और इस बियर स्टील में डालते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं। अब इस डिस्टिलेशन कॉलम में देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हमारा नॉर्मली रिबॉयलर लगा रहता है जिससे इसमें हीटअप होता है और यहाँ पे वेपर फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का वेपर फॉर्म होगा तो यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है, तो इस वेपर क्या होता है, ये देखिए वेपर ऊपर उठती है और यहाँ पे फिर ये प्रीहीटर में जाती है, प्रीहीटर एक्सचेंजर में। तो ये जो वेपर जाती है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इस वेपर से क्या होता है, ये जो हम सॉल्वेंट ला रहे हैं इन दोनों से हीट एक्सचेंज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों से हीट एक्सचेंज होगा और एक कुछ पहले से ही हॉट हो जाएगा, ताकि जब यहाँ से पहले से ही हॉट होगा तो इसे कम हीट देनी पड़ेगी इसे वेपोराइज करने में। और देखिए यही जब इसमें डिस्टिलेशन हो जाता है, कभी अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो डिस्टिलेशन चलाते होंगे, तो जब डिस्टिलेशन एंड होता है तो उसमें रेसिड्यू बचता है, ठीक है, रेसिड्यू। तो यहाँ पे जो रेसिड्यू हमारा बचता है, जब डिस्टिलेशन कंप्लीट होता है तो रेसिड्यू जो बनता है, उस रेसिड्यू को इस हीट एक्सचेंजर, इस प्रीहीटर से, तो रेसिड्यू जो होता है वो भी हॉट होता है, तो वो रेसिड्यू से भी यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीहीटर का काम ये रहता है। तो ये जो सॉल्वेंट गया, पहले यहाँ से हीट लिया, कुछ गर्म यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ गर्म होने के बाद इस कॉलम में जाएगा और यहाँ पे डिस्टिलेशन होगा। तो अभी बताएंगे डिस्टिलेशन होकर यहाँ पे क्या बनता है, वो अभी आपको बता रहे हैं, पहले नीचे का प्रोसेस समझ लीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, इस रेसिड्यू को इस प्रीहीटर के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस जो रेसिड्यू होता है इसे एज ए वेस्ट या एज ए फर्टिलाइजर, मतलब खाद के रूप में यूज कर लेते हैं, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दे देते हैं, वो अपना रिप्रोसेस करके बेचती हैं। तो ये रेसिड्यू होता है, ये अलग निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब डिस्टिलेशन जो हुआ, तो डिस्टिलेशन होता है तो इस बियर स्टील से क्या होता है कि जो हमारा एथेनॉल है वो 55 से 60% मिलता है, सॉरी 55 से 60% यहाँ पे एथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए कैसे बढ़ती है, देखिए जब यहाँ पे वेपर बनता है तो वेपर देखिए पी से जो हम डिनोट किए हैं, ये पार्शियल कंडेंसर है। पार्शियल कंडेंसर यहाँ पे क्या होती है, जो वेपर होती है कुछ वेपर फॉर्म में निकलती है, कुछ कंडेंस हो जाती है। जो कंडेंस होती है ये वापस इस कॉलम में आती है, ये एज ए रिफ्लक्स का काम करती है। अब रिफ्लक्स जब डिस्टिलेशन पढ़े होंगे, देखते होंगे, रिफ्लक्स का यूज कब किया जाता है, जो डिस्टिल में से जब कुछ पार्ट को पुनः कॉलम में डाला जाता है उस सॉल्वेंट की प्योरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रिफ्लक्स के रूप में काम करता है। कुछ कंडेंस हो जाता है तो रिफ्लक्स के रूप में काम कर देता है, और जो वेपर फॉर्म में रहता है वो जाता है, ये कंप्लीट कंडेंसर यानी कि कंडेंसर होता है। यहाँ पे टोटली कंडेंस होके, तो यहाँ पे जो हमें मिलता है, यहाँ पे न लिख के यहाँ पे लिखें 55 से 60% का जो हमें मिलता है, यहाँ से इथेनॉल मिलता है। यहाँ पे जो 55 से 60% कंसंट्रेशन इसमें इथेनॉल की होती है। बाकी और भी कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल होते हैं, लाइक एल्डिहाइड वगैरह होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें 55 से 60% कंसंट्रेशन है इसमें एथेनॉल की, तो इसको क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड कॉलम में डालते हैं। अब इस एल्डिहाइड कॉलम में क्या होता है, ये भी एक डिस्टिलेशन कॉलम होता है। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है, तो यहाँ से टॉप से देखिए एल्डिहाइड निकल जाता है, ठीक है। इस एल्डिहाइड को इस कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके अलग सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ के जब यहाँ से जो हमारा निकलता है, यहाँ से हमें मिलता है यही जो 50 से 60% वाला था, ये हमारा एथेनॉल मिलता है, ठीक है, एथेनॉल मिलता है। इसको क्या करते हैं, हम रेक्टिफाइंग कॉलम में डालते हैं। ये रेक्टिफाइंग कॉलम भी एक डिस्टिलेशन कॉलम ही होता है, ठीक है। अब इस रेक्टिफाइंग कॉलम में क्या होता है कि कुछ एल्डिहाइड देखिए यहाँ से भी ऊपर निकलते हैं, यहाँ से ऊपर वेपर फॉर्म में निकल जाते हैं। इसको कंडेंस करके पुनः इस एल्डिहाइड कॉलम में डाल दिया जाता है, और यहाँ से इस कॉलम से हमें 95% कंसंट्रेशन का, मतलब 95% प्योरिटी का हमें एथेनॉल मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी लगभग 5% इसमें वाटर भी रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो मिलता है हमें इसे एजोट्रॉपिक मिक्सर बोलते हैं। एजोट्रॉपिक मिक्सर क्यों बोलते हैं, एजोट्रॉपिक क्या होता है, देखिए एजोट्रॉपिक मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसमें जो दो सॉल्वेंट हैं, दो मिक्सेबल सॉल्वेंट हैं, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग सेम होती है, ठीक है। तो इसमें जो एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट और वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है लगभग सेम होती है, इसलिए इसे हम एजोट्रॉपिक मिक्सर बोलते हैं इसे। तो एजोट्रॉपिक मिक्सर मिलता है किसका, एथेनॉल और वाटर का, जिसमें 95% एथेनॉल होती है, ठीक। तो इस एथेनॉल को क्या करते हैं, इस कंडेंसर के यहाँ पे वेपर फॉर्म में निकला था ना, तो इसको कंडेंस करके पुनः क्या करते हैं, स्टोरेज में ला लेते हैं। ये स्टोरेज टैंक होता है। स्टोरेज में क्या होता है, कितना परसेंट का एथेनॉल होता है, 95% प्योरिटी का इसमें एथेनॉल होता है। अब इसको अगर यूज करना हो कहीं पे तो यूज कर लेते हैं, नहीं तो अगर इसकी प्योरिटी और बढ़ानी हो, मतलब 100% का आपको एथेनॉल चाहिए,
तो उसको क्या करते हैं, एक एनहाइड्रस स्टील में ले जाते हैं। ये भी एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि बेंजीन को मेकअप करते हैं, यानी कि बेंजीन का एडिशन करते हैं। तो जिसमें क्या होती है, इसकी एथेनॉल की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होकर लगभग 100% कंसंट्रेशन की हमें एथेनॉल मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 100% का एथेनॉल मिल जाता है। तो ये रहा कैसे एथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक। समझ में आपको आया होगा कि कैसे एथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है।